नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार और अब तक की बड़ी खबर जो सीधे राजौरी के थाना मंडी से निकल कर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। क्योंकि राजौरी के थाना मंडी के जंगलों में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने की है जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी। आज दोपहर को ही दोनों ओर से दोबारा शुरू हुई थी गोलाबारी और अगर शुक्रवार का जिक्र किया जाए तो शुक्रवार को भी मुठभेड़ में मारे गए थे 2 आतंकी। सब जानते हैं कि सुरक्षा बल जो है बड़े पैमाने पर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चला रहे हैं और ये अभियान एक उच्च स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही है। और राजौरी के थाना मंडी में जंगलों में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनकी घेराबंदी भी कर ली गई है और अगर शुक्रवार का ही जिक्र करें तो 2 आतंकियों को ढेर भी किया गया था। ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी क्या है वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे और ये भी जानना उतना ही जरूरी है क्योंकि अगर सुरक्षा के पैमाने को देखा जाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम को देखा जाए तो उसके लिए भी हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी किस तरीके से है वो जानना भी उतना ही अनिवार्य है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता जमशेद मलिक के पास। जमशेद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, कल भी इसका आगाज हमें देखने को मिला था और आज भी इस आगाज से काफी जो हद तक सफलता है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और अभी की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, आप जरा बताइए हमें। जिस तरह इनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था, उसके बाद 1 मिलिटेंट उसके बाद मौजूद था, एक है ये 2, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि उसके बाद जो आज सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान दोबारा इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ और इनकाउंटर के बाद 1 मिलिटेंट एक घर के अंदर इस वक्त घुस चुका है और उस घर को फोर्सेज ने पूरी तरह घेरे में ले लिया क्योंकि जहां ये इनकाउंटर हो रहा था पहले ये छोटा सा एक जंगल का इलाका है जहां ये इनकाउंटर हुआ, उसके बाद ये आबादी की तरफ मिलिटेंट आ चुके हैं जहां एक घर के अंदर एक मिलिटेंट घुसा हुआ और पूरे घर को इस वक्त घेरा हुआ। हालांकि उसके बाद गोलियों का तबादला तो नहीं हुआ मगर उस घर को जरूर सेना ने घेर के रखा है क्योंकि इस पूरे इलाके में पिछले 3 दिन से अगर कहीं सर्च ऑपरेशन चल रहा था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही कल सेना की गश्त पार्टी पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था और मारे गए मिलिटेंटों से जब 3 AK-47 सेना को मिली है तो उसके बाद दोबारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था क्योंकि 2 मिलिटेंटों को। देखिए जमशेद, बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप भी बरामद होना और पिछले 3 दिन से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े उच्च स्तर पर चलाया जा रहा है। देखिए 15 अगस्त नजदीक है तो किसी बड़ी हिमाकत के अंजाम में इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है जिसका मुझे लगता है कि सुरक्षा कर्मी जो है वो माकूल जवाब भी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं कि किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की ये साजिश थी और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि घुसपैठ भी हुई है क्योंकि अगर घुसपैठ नहीं हुई ये लोग यहाँ कहाँ तक पहुंचे, यहाँ कैसे पहुंचे, ये भी हम कह सकते हैं। और ये जरूर बड़ी बात है कि किसी बड़ी साजिश थी जिसको सेना ने नाकाम कर दिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं जिसकी लोगों की तरफ से इसकी इतला फोर्सेज को दी जा रही है और फोर्सेज की तरफ से उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। इसी तरह की एक इतला इस इलाके से भी मिली है, संदिग्ध लोग देखे गए जिसके बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद मिलिटेंट और सेना के दरमियान फायरिंग हुई जिसमें 2 मिलिटेंट मार गिराए। इसी तरह देर रात को भी राजौरी के कोटधड़ा इलाका है जहां से इसी तरह की खबर सामने आई थी कि कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि यहाँ कुछ संदिग्ध देखी गई, उसके बाद VDC जो बनाई गई। बिल्कुल जमशेद, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा बलों की बात करें तो कामयाबी भी उन्हें हासिल जो है वो हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अभी किस तरीके के मामला जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से बड़े स्तर पर ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसमें जो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और उसी के मद्देनजर आतंकियों को अगर शुक्रवार का जिक्र किया जाए तो 2 आतंकियों को शुक्रवार को ढेर भी किया गया है। इसी के साथ अगर सांबा का जिक्र करें तो सांबा में कुछ लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि कतई भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि सांबा के लोगों की बेशकीमती जानों के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मात्र 1.5 फीट चौड़ा रास्ता जो है वो मंजिल तक जाने का एक जरिया है, यानी कि ऑल्टरनेटिव जो है विकल्प जो है वो तैयार किया गया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त रास्ते की मरम्मत जो है वो प्रशासन अभी तक नहीं करवा पाया है जिसकी वजह से उन्हें वो मात्र 1.5 फीट चौड़ा रास्ता जो है उसको अपनाकर अपने गंतव्य को जाना पड़ रहा है। कारड़ और देनई पंचायत के लोग जो हैं उनके बुरे दिन आखिर कब खत्म होंगे इसका अभी तक अंत जो है वो नहीं हो पाया है और उन लोगों की यही गुहार रही है कि हमारी जो जिंदगी है उसे खतरे में ना डाली है। प्रशासन के आगे उन्हें उनकी हमेशा से गुहार रही है। उनका यही कहना है कि हमें बुनियादी सुविधाओं से कम वंचित ना रखा जाए और उसको लेकर प्रशासन द्वारा अगर कोई संज्ञान ना लिया जाए तो ऐसे में बहुत अफसोस से कहना पड़ सकता है कि तरक्की और विकास जो है वो कारड़ और देनई पंचायत के लोगों के लिए अभी भी
पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिल रही है। बात अगर सांबा के लोगों की करी जाए तो हमेशा से, अभी इन दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो सेंसिटिविटी के चलते वैसे ही वो लोग, खासतौर पर अगर बॉर्डर से सटे हुए इलाकों की बात करें तो वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि सुरक्षा बल जो है हमेशा उनकी मुस्तैदी के लिए तैनात है, उनकी हिफाजत के लिए तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ पुल जो है या जो रास्ता है उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी तो इन लोगों को कुछ वैकल्पिक रास्ते जो है उनका सहारा लेना पड़ेगा और अपने गंतव्य को जाना पड़ेगा। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और प्रशासन की पोल जो है यहाँ खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विकास और तरक्की जो है वो कारड़ और दरनई के इलाके के पंचायत जो है इधर के लोगों से काफी ज्यादा और कोसों दूर है और इन लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता अपनाकर अपने गंतव्य को जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन क्या वहां का आंखें मूंद के सोया हुआ है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सुंब का इलाका है, यहाँ इस सुंब इलाके की बात करें, जो तस्वीरें हैं ये सुंब इलाके की हैं। ये रास्ता जो है ये वार्ड नंबर 8 को जोड़ता है और उसी के साथ साथ कारड़ पंचायत और दुनई पंचायत को जोड़ता है, यानी एक वैकल्पिक रास्ता जरूर है। लेकिन अब ये रास्ता कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ये रास्ता पूरी तरह से बह चुका है और मुझे लगता है कि लगभग आधा फीट तक ये रास्ता जो बचा हुआ है और एक बारिश और होगी तो ये जो आधा फीट रास्ता जो पैर रखने के लिए बना हुआ है, बचा हुआ है, ये भी रास्ता खत्म हो जाएगा। जिसका सहारा लेकर लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, कामकाजी व्यक्ति जो हैं वो अपने, या दिहाड़ीदार व्यक्ति जो हैं वो शहर का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका जिक्र किया जाए तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं वही तस्वीर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने देखा कि कितना बड़ा नाला है और नाले का जो पानी है, जब पानी का तेज बहाव आता है बरसात के दिनों में तो पानी का तेज बहाव इतना तेज होता है कि ये पूरा का पूरा जो नीचे वाली क्रेट है या आप इसे टोवाल कह सकते हैं, ये पूरी तरह से बह जाती है। और टोवाल आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल साथ में उसकी टोवाल को भी अब खतरा हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं जो लिंक है वो इस कारड़ पंचायत का और खासतौर पर दनई पंचायत का टूट जाता है, एक वैकल्पिक रास्ता जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं। और उसी के साथ जो लोकेलिटी सुंब इलाके की है उसका भी रास्ता सुंब मेन से कट जाता है। इसको लेकर तमाम जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, उनको कई बार कहा गया कि इस रास्ते का कोई हल कीजिए, कोई हल नहीं किया जाता। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि आज डीसी अनुराधा गुप्ता जो कि सांबा जिला के डीसी हैं, इन्होंने भी आज सुंब इलाके का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना और उस मीटिंग के दौरान, उस पब्लिक गैदरिंग के दौरान ये मुद्दा भी वहां पर रखा गया, क्योंकि सुंब इलाका जो है यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी ऑलरेडी जीरो है। बुनियादी सुविधाओं की बात आती है तो मुझे लगता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर आज कुछ क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा तो हम किस तरक्की और किस कामयाबी के दावे जो हैं वो कर रहे हैं। और ऐसे में अगर प्रशासन का ही संज्ञान लिया जाए, मानते हैं कि बाढ़ से ये जो रास्ता है क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इसकी मरम्मत करने का एक बीड़ा जो है वो प्रशासन के कंधों पर है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के मामला देखने को मिलेंगे तो नारा जो है मेरा देश बढ़ रहा है वो कारड़ और दरनई इलाके की पंचायत के लोगों के लिए तो कभी भी जो साबित है वो नहीं हो रहा है और ये बेशक उनके जो दुखों का अंत है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो नारे दिए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये सारे के सारे फिसड्डे साबित हो रहे हैं। आधुनिक युग की बात करें, कई दशकों से लगातार सुंब इलाके में रोड कनेक्टिविटी जीरो है, लेकिन जो अंदरूनी रास्ते हैं जो अलग अलग गांव को जोड़ते हैं, यहां तक भी रोड कनेक्टिविटी जीरो हो चुकी है। ये रास्ता पूरी तरह से बह चुका है और बड़ी डर की बात यह है कि अगर रात के समय में कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा यहां से गुजरे तो वो नीचे गिरेगा और कोई इंजर्ड हो सकता है, कोई इसमें कैजुअलिटी भी हो सकती है, क्योंकि काफी नीचे तक गहराई इसका जो गहराई है वो हो चुकी है, इसकी डेप्थ काफी नीचे तक हो चुकी है। तो इसको लेकर तमाम हमने आज प्रश्न भी किया डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से मौके पर जाकर। उन्होंने कहा कि दिक्कतें तो हैं, दिक्कतें जो पहले से नोट की जा रही है वो लगातार बनी हुई हैं। क्या कारण थे, क्यों यहां पर काम रुका हुआ था, अब इस रास्ते की क्यों मरम्मत नहीं हो रही, इसको लेकर अब विभाग के अधिकारियों को पूछा गया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा, मरम्मत इस रोड की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब तक किसी बात को हाईलाइट नहीं किया जाए तब तक उस बात का हल नहीं होता। और साफ तौर पर इलाके का कारण, आश्वासन के दावे जो हैं वो अक्सर जो हैं वो फिसडी साबित होते हैं, लेकिन अगर कार्य करना है तो उसमें मुस्तैदी जो है वो जरूर दिखानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि कारड़ और दरनई के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां के लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उनके पास बुनियादी सुविधा ही नहीं है और मात्र 1.5 फीट का रास्ता अपनाकर अपने गंतव्य को जाना अपनी जान जोखिम में डालने बराबर है, जिससे वहां के लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है।
इसी के साथ मध्य कश्मीर के जिला बडगाम में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि दूसरे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, पिस्तौल और मैगजीन भी बरामद कर ली है। दरअसल आज सुबह पुलिस को बडगाम के मंचोआ इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की SOG सेना और CRPF का संयुक्त दल मंचोआ पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इसी दौरान वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप पर घेरा तंग होते देखकर सुरक्षा बलों के इस दल पर गोलाबारी करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने गोलाबारी का जवाब देने से पहले आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा, परंतु वे नहीं माने। बार बार अपील करने के बाद भी जब आतंकवादियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो सुरक्षा बलों ने जवाब में फायरिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान करीब आधे घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां से ढेर कर दिया। साथी के मारे जाने के बाद दूसरा आतंकी फायरिंग करते हुए पुलिस घेरा तोड़कर मुठभेड़ स्थल से भागने के लिए सफल हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी फरार आतंकी का पीछा नहीं छोड़ा और मंचोहा से निकल रहे आतंकी को एक ट्रक में सवार होकर जैसे ही खिर्रयू इलाके में पहुंचा, सुरक्षा बलों ने उसे वहां घेर लिया, लेकिन लश्कर के इस आतंकी ने फायर जो है वो खोल दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने साहस का परिचय देते हुए उसे वहीं पर दबोच लिया और इस आतंकी को फरार होने में मदद कर रहे ट्रक चालक को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आतंकी से एक पिस्तौल व ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। पीरपंजाल का सीमावर्ती जिला आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा है। पाकिस्तान में हाल ही में हिंदुओं के मंदिर में की गई तोड़फोड़ के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व कुछ अन्य संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया है और केंद्र की मोदी सरकार से इस आतंकी मुल्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। इन संगठनों ने पाकिस्तान उस पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक याद दिलाते हुए चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में वहां ऐसा दुस्साहस किया गया तो भारत उसका विश्व के मानचित्र से नामो निशान जरूर मिटा देगा। किया है और पाकिस्तान का पुतला जलाया है, इमरान खान का पुतला जलाया है। आप देख रहे हो पाकिस्तान जैसा नाजायज देश मुल्क जिसमें हमारे मिनॉरिटी के साथ इतना बेइंसाफी हो रही है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मिनॉरिटी के साथ बेइंसाफी हो जा रही है। और 3 दिन पहले वहाँ पे हमारे एक गणेश मंदिर को तोड़ा गया। हम इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं और मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि दिनों ब दिन यह पाकिस्तान दुर्दशा कर रहा है, मिनॉरिटी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। कभी किसी के ऊपर हमले करा रहा है, कभी किसी के ऊपर हमले करा रहा है और मंदिर गुरुद्वारे तो बिल्कुल सेफ नहीं है। हम मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसका भरपूर उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और कोई ना कोई कठोर कदम उठा। जो है रहीम यार खान इलाके में जो हमारे गणेश भगवान जी के मंदिर को गिराया गया है, मैं आज स्टेज से कड़ी निंदा करता हूं मैं और लानत भेजता हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को कि शर्म आनी चाहिए कि आप ये जो कायराना हरकतें करते हैं, कभी हमारे गुरुद्वारों को गिरा देते हैं, कभी हमारे मंदिरों को गिरा देते हैं। और लानत की बात आपको ये पाकिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने उड़ी में पंगा किया, आपको उसका इल्ज़ाम मिला सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा में अटैक किया, आपको उसका इल्ज़ाम भुगतना पड़ा सर्जिकल एयर स्ट्राइक। और मैं आपको कहना चाहता हूं अब आप जो ये पंगे कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को गिरा रहे हैं, हमारे गुरुद्वारों को गिरा रहे हैं, अब आपका हम जो है देश से क्या बल्कि पूरी दुनिया से आपका जो है जो पाकिस्तान का नाम है। जम्मू के SMGS अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जारी गतिविधियां आज संपन्न हुई हैं और इस एक सप्ताह के दौरान महिलाओं को मां के दूध की अहमियत की जानकारी देने के मकसद से उनकी काउंसलिंग भी की गई और कई भ्रांतियां भी आज दूर की गई। आज अंतिम दिन इस अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस सप्ताह के दौरान डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा जागरूकता फैलाने में दिए गए सहयोग पर उनका आभार भी जताया गया। GMC की प्रिंसिपल और SMGS के पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर घनश्याम सैनी इस दौरान विशेष तौर पर मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान और 35 से हटने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मिली सौगात पर वो आज तक खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। इन रिफ्यूजियों ने वीरवार 5 अगस्त को जहां जमकर खुशियां मनाई थी, वहीं आज भी ये सिलसिला जारी रहा। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने आज सीमावर्ती परगवाल इलाके में नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और नागरिकता का अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार भी जताया। 7 अगस्त को 5 अगस्त के तौर पर ही मनाया है। हमने लोगों को ये अवेयर किया है कि ये आइंदा से लगातार जब भी 5 अगस्त आए तो हमने ऐसे मनाना है जैसे श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट के आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। श्री रामचंद्र जी के आने पर लोगों ने दीवे जलाए और पटाखे जलाए, इसलिए हम आज जो 5 अगस्त मनाएंगे इसको हम उसी दिवाली के तौर पर हम त्योहार के नाते हम मनाएंगे और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे के जाएंगे कि हर 5 को। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आज बिश्नाह का दौरा करके वहां जारी विभिन्न विकास परियोजनाओं का दौरा किया है। उन्होंने खासतौर पर किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए उनका जल्द हल करने का भी आश्वासन दिया है। इन दिनों जम्मू कश्मीर को हरियाली की चादर ओढ़ाने की मुहिम जोरों शोरों से जारी है। जगह जगह पौधारोपण अभियान चलाकर हर कोई पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में आज जहां कटरा दोमेल मार्ग पर पौधारोपण अभियान चलाया गया और वहीं जम्मू के छन्नी हिम्मत स्थित पुलिस लाइन में भी कई पौधे लगाए गए। इसके अलावा रियासी के मिनी सचिवालय में आज डीसी चरणदीप सिंह ने की अगुवाई में भी पौधे जो हैं वो लगाए गए। आरसपुरा की पंचायत गेगिया के गांव दरवंते में स्थित मिडिल स्कूल में भी पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय सरपंच हंसराज और स्कूल की हेडमास्टर मैडम सुरेंद्र कौर सहित अन्य स्टाफ मेंबर्स भी पौधारोपण के लिए मौजूद थे। जम्मू के वार्ड नंबर 16 न्यू प्लॉट की लेन नंबर 6 में आज अचानक बिजली के खंभे पर बेतरतीब ढंग से उलझी गई तारों में आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई। तारों के इस जंजाल में से अचानक ही जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में बत्ती भी गुल हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है और इसकी जानकारी मिलते ही बिजली विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने एक बार फिर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनके साथ बैठक करके उनकी व्यथा सुनने की गुहार लगाई है। ट्रांसपोर्टरों ने आज एक बैठक कर अपने प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति तैयार की और साथ ही साथ एक बार फिर से ये चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उनके पास सिवाय चक्का जाम के कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टर डीजल की बढ़ रही कीमतों के हिसाब से किराया तय करने और कोरोना काल में बंद रहे ट्रांसपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें वह उनके चालकों और कंडक्टरों को कुछ राहत देने की मांग कर रहे हैं। जो ये डीजल की कीमत बढ़ी है, इस वक्त अगर हमारा 100 लीटर कहीं तेल लगता है तो 1300 रुपया हमारा फालतू लग रहा है। जो पिछला हमारा जो फेयर का रिवीजन हुआ था उसके और आज में, तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, खास करके अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि अपने कीमती टाइम से कुछ टाइम निकाल के ये ट्रांसपोर्टरों की गुहार सुन लो, ताकि ट्रांसपोर्टरों को ये हो जाए कि अपना कीमती टाइम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने निकाला, हमारी बात सुनी, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो माने, जो हमारी जेन्युइन डिमांड नहीं है वो हम नहीं कहेंगे कि वो माने, लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो उन्हें माननी चाहिए। और हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, गाड़ियां खड़े करने का, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो हमें
चक्का जाम करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट। स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में सरकारी स्तर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह की तैयारी भी जोरों शोर से पकड़ चुकी है और एसडीएम साउथ अभिषेक अब्रोल व विश्वनाथ के तहसीलदार सोहनलाल राणा ने आज सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इन तैयारियों का जायजा भी लिया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया गया और म्युनिसिपल कमेटी, बिजली व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जायजा लिया है कि कैसे प्रशासन इस इंडिपेंडेंस के लिए रेडी है, इंडिपेंडेंस डे के लिए रेडी है। उसके लिए हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स थे, हमारे ब्लॉक लेवल के, हमारे पुलिस अथॉरिटीज़, हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने बैठ के यहाँ पे मतलब विचार विमर्श किया है और कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या यहाँ पर हैं जिसको रोबस्ट इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि ये फंक्शन बिल्कुल पॉम्प एंड शो से और पूरी डेडिकेटेड वे से सेलिब्रेट किए जाए बिश्नाह तहसील में। इसी के लिए मतलब हमने नेसेसरी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो प्लेस कर दिए हैं और अकॉर्डिंगली हमने इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी हैं कि जहाँ जहाँ जो कमी पेशी है उसको इस वीक में अपग्रेड कर दिया जाए। खासकर जो क्लीननेस है, कोविड मैनेजमेंट बिहेवियर को, प्रोटोकॉल से हम सारे को अपग्रेड करके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और साथ में यहाँ पर नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, सारी फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेके उसको अपग्रेडेशन करें। सिंचाई विभाग के ठेकेदारों ने आज अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा अलॉट किए जा रहे ठेकों में नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ काम ऐसे ठेकेदारों को अलॉट किए जा रहे हैं जो मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं। ठेकेदारों का यह भी आरोप है कि विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही। हमारी ये डिमांड है कि कुछ दिन पहले एक टेंडर हुए, महीना डेढ़ महीना पहले एक टेंडर हुए थे जिसमें इन्होंने क्या किया, हमारा को एससी है यहाँ पर, हाइड्रोलिक एससी है, सुमितपुरी उसका नाम है। उन्होंने क्या किया कि कुछ टेंडर जो है वो एक ऐसे आदमी को अलॉट किए जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। हमने उनको चीफ साहब को ही रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद इन्होंने भी कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं किया और 24 जुलाई को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर प्रेस क्लब में, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं उसके ऊपर किया। आज हम फिर इनको एक दोबारा रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि आपने इसके ऊपर क्या किया। इसी मुद्दे पर हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर। मेन डिमांड यही है कि वो जो काम है वो इनको कैंसिल करने चाहिए, फ्रेश करने चाहिए, ताकि उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट टाइम भी करें और जिनकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर हो वही जो है क्वालिफायर होने चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।